नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। साजिद रशीदी साहब, नागपुर में जो कुछ हुआ उसे तो पूरा देश देख रहा है। किस तरह से समाजवादी पार्टी के एक विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब के समर्थन में उनकी तारीफ में कुछ बातें कही, इसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। अबू आजमी ने तो अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन बयान वापस लेने से बात वहीं खत्म नहीं होती है। फिर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो है वो मैदान में उतर आते हैं। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दे देते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, एक सांकेतिक कब्र को जलाते हैं। लेकिन यहां तक भी ठीक थी बात। इसके बाद कुछ लोगों की भावनाएं इतनी ज्यादा आहत होती हैं, कुछ अफवाहें फैलती हैं कि लोग सड़क पर उतर आते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं, हिंसा करते हैं, और हिंसा भी ऐसी कि 30 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। 3 उसमें डीसीपी लेवल के ऑफिसर हैं। और अब पता चल रहा है कि नागपुर में जिसने हिंसा भड़काई वो फहीम खान जो है, वो किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करता है, पत्थर इकट्ठा करता है, व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। एक कश्मीर के पैटर्न वाली पत्थरबाजी जो है वो यहाँ पर नजर आती है। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं आप? किसकी गलती मानते हैं? और औरंगजेब की ये जो बहस है, जिसका अब शायद कोई रेलेवेंस नहीं है आज के समय में, ये इतनी बड़ी कैसे हो जाती है? देखिए विशाल भाई, एक चीज हमें समझने की है। एक शासक आया 400-500 साल पहले, 52 साल उसने हुकूमत की और चला गया, दफन हो गया, बात खत्म हो गई। वो शासक हमारे लिए ना तो नौजबिल्ला मैसेंजर ऑफ गॉड है, ना कोई बहुत बड़ा वली अल्लाह था कि मुसलमान उसके पीछे उसकी बात को मानेंगे। एक मुसलमान शासक था, जैसे और लोग थे मुगलों में शासक, ये भी एक शासक था। हाँ, इतना जरूर है कि ये तमाम शासकों में सबसे अच्छा शासक था औरंगजेब। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जितने भी वामपंथी हिस्ट्रीकार हैं आप उनको पढ़ लीजिए, तमाम के तमाम इसके बारे में आपको बता देंगे। और इससे भी आगे बढ़कर जयदेव नाथ सरकार ये वामपंथी नहीं है, राइट विंग के हिस्ट्रीकार हैं, आप उनको पढ़िए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक बहुत अच्छा शासक था और जनरली भी बहुत अच्छा था, फौजी कमांड भी बहुत अच्छी करता था और इंसाफ पसंद आदमी था। जब तमाम हिस्ट्रीकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो एक अच्छा आदमी था, तो औरंगजेब को लेकर इस तरह की हिंसा करना और औरंगजेब को लेकर इस तरह देश को जलाना, मैं समझता हूं 500 साल के बाद ये तो जायज नहीं है। कोई भी इसको जायज नहीं ठहरा सकता। दूसरी बात, अबू आसिम आजमी ने जो उनकी तारीफ की, आप मुझे बताइए, जो भी आदमी हिस्ट्री में पढ़ेगा उसी को तो बयान करेगा। जितने भी वामपंथी हिस्ट्रीकार हैं, एक भी हिस्ट्रीकार को बैन नहीं किया सरकार ने, उनकी किताबों को बैन नहीं किया सरकार ने। आज भी हजारों किताबें हिस्ट्रीकारों की मार्केट में मौजूद है, जो औरंगजेब की तारीफ में जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो जब हिस्ट्रीकारों को बैन नहीं किया, उनकी किताबों को बैन नहीं किया, अगर पढ़कर कोई आदमी बताता है, कहता है कि हाँ भाई औरंगजेब ऐसा था, तो उस पर कार्रवाई कैसी? ये तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ बात है। अगर आपको औरंगजेब से इतनी नफरत है तो तमाम वामपंथी हिस्ट्रीकारों को बैन कीजिए, उनकी किताबों को बैन कीजिए, और जितना भी मवाद मार्केट में औरंगजेब के लिए उस तमाम को खत्म कीजिए। उसके बाद आप कहिए कि आपने ऐसा क्यों कह दिया। आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन अबू आसिम आजमी को आपने पकड़ लिया। अबू आसिम आजमी नेता आदमी है, अच्छी बात कही उसने, लेकिन उसने जो पलटी खाई है वो अपने शेष नेतृत्व की वजह से। उन्होंने कहा होगा कि आप इसमें माफी मांग लो, माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। उसने संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं कही, माफी मांगना बहुत गलत हुआ उसका। माफी मांगना ही इन नफरती लोगों को शह मिल गई। तीसरी बात, आप मुझे बताइए, देखिए अगर कोई आतंकवादी जो हमारी जुडिशरी के एतबार से आतंकवादी माना जाए और उसको फांसी हो जाए, तो फांसी होने के बाद भी मेरे देश का संविधान ये कहता है कि जिस धर्म से भी इसका ताल्लुक था उसी धर्म के हिसाब से इसका क्रियाक्रम किया जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप बताइए मुझे। जितने भी लोगों को फांसी हुई, तमाम लोगों के लिए बाकायदा कोर्ट ने कहा कि भाई इसको मुसलमान को सौंप दो, इसको हिंदू को सौंप दो।
और फिर उसका क्रियाक्रम हुआ उसी हिसाब से। जब आतंकवादी के लिए मेरे देश के संविधान में इतना एजाज और इतना एहतराम है मरने के बाद, तो फिर ये औरंगजेब तो आतंकवादी भी नहीं था, एक शासक था। खुद शिवाजी ने अपने जो उस वक्त के राजा थे, कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों की सल्तनतें लूटी हैं, कितने लोगों के को नुकसान पहुंचाया है, ये भी हिस्ट्री में दर्ज है। उसको तो क्रूर नहीं कहा जाता, सिर्फ औरंगजेब को क्रूर कहा जाता है। ये नाइंसाफी है हिस्ट्री के साथ भी और मुसलमान के साथ भी। नागपुर में जो कुछ भी हुआ, मैं फिर कहता हूं, ये मुसलमानों ने नहीं किया, ये पूरी सोची समझी साजिश विश्व हिंदू परिषद की थी। आप देखिए उनके जो बयानात चल रहे थे पिछले 15-20 दिन से। मैं नागपुर में था 13 तारीख में, मैं रात को निकला हूं इफ्तार के बाद वहां से, और मैंने देखा कि नागपुर में जिस तरह दिल्ली के अंदर या दूसरी जगहों पर एक दिन पहले पानी वानी की होली चल जाती है, वहां इस तरह की भी होली नहीं थी। बड़े शांत लोग हैं, अच्छे स्वभाव के लोग हैं, वहां इस तरह का कोई था ही नहीं मामला। लेकिन अचानक से कई ट्रॉली वहां पत्थर जमा हो जाना, वहां बोतल बम आ जाना, और जिस तरीके से वहां दुकानें जलाई गई हैं हिंदुओं की, और जिस तरह से हिंदुओं के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, आप क्या समझते हैं ये एक आध दिन का खेल है? ये एक आध दिन का नहीं है। बाकायदा उन नफरती चिंटुओं ने बाकायदा जो है पहले इसकी रैगिंग की होगी, उनकी जान पहचान की होगी कि कौन सी दुकान हिंदू की है, कौन सी मुसलमान की है। और मैं समझता हूं, देखिए मेरे समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिकाऊ लोग हैं, जो 2 पैसे के लिए काम कर जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसे लोग भी इसमें मुलव्वस हूं, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये पूरा खेल विश्व हिंदू परिषद का है। उन्होंने ये कहानी रची है। अब आप देखिए आरएसएस का भी बयान आ गया, आरएसएस ने कह दिया कि रिलेवेंट नहीं है आज के टाइम में औरंगजेब पर बात करना। आप क्यों उखाड़ेंगे कबर भाई उसकी? हु आर यू? आपको किसने अधिकार दे दिया? देश का संविधान, देश का न्याय प्रणाली, देश का कानून क्या आपको इस बात की इजाजत देता है? ये अगर मैं कल कहने लगूं कि संभाजी को मैं नहीं मानता, छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नहीं मानता, तो क्या मेरे समाज के लोग उनके कब्रों को उखाड़ देंगे? ये कौन सी परंपरा आप शुरू करना चाहते हैं देश में, कि जो 5 साल पहले एक बादशाह गुजरा है उसकी कब्र को उखाड़ेंगे आप, सिर्फ इसलिए कि उससे मुसलमान आहत हो? जो भी खबरें फैली हैं ये जानबूझकर फैलाई गई हैं, किसी मुसलमान ने नहीं फैलाई, ये विश्व हिंदू परिषद ने फैलाई, और जानबूझकर ये सारा काम बाहर से लोगों को बुलाकर, बाहर से लड़कों को बुलाकर ये सारा काम कराया गया। इसकी बहुत अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। बाहर से लोग बुलाए गए, जबकि जो आदमी पकड़ा गया, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, फहीम खान, ये तो वहीं का रहने वाला है। उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, वो नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। तो ये तो वहीं का लोकल व्यक्ति है जो पकड़ा गया नागपुर हिंसा में। आप कुछ वक्त में देखिएगा, मैं आपसे आज कह रहा हूं, न्यायिक जांच होने के बाद आप देखिएगा फहीम बाइज्जत बरी हो जाएगा, और कहा जाएगा कि ऐसे कोई सबूत इसके खिलाफ नहीं मिल पाए या पुलिस इसके खिलाफ सबूत नहीं दे पाई। हमारे पास तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जो लड़के दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़े हुए हैं, वो 20-20 साल के बाद, 25-25 साल के बाद, 30-30 साल के बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं, और कोर्ट कह देता है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाई पुलिस। ये तो मुसलमान की बदकिस्मती है। मुसलमान इस देश में है तो इस देश के मुसलमान को जानबूझकर टारगेट किया जाता है। और किसी ने अच्छा कहा है कि अगर देश में मुसलमान ना होता और बराबर में पाकिस्तान ना होता तो बहुत से लोगों की राजनीति खत्म हो जाती। लेकिन जिस वक्त बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इस प्रदर्शन को कर रहे थे, उस वक्त वहां पर कोई हिंसा नहीं थी, वहां कोई तोड़फोड़ नहीं थी, कोई आगजनी नहीं थी। जब वो प्रदर्शन की परमिशन भी नहीं, उस आंदोलन की परमिशन भी नहीं थी उनके पास। ठीक है, लेकिन तब तक कोई हिंसा तोड़फोड़ बिना आंदोलन के आपने नहीं, बिना परमिशन के आपने आंदोलन क्यों किया? नहीं, आपकी बात ठीक है, तब तक हिंसा नहीं थी। भाई विशाल भाई, आप मुद्दे पे आओ। जब प्रशासन ने आपको अनुमति नहीं दी तो आपने आंदोलन क्यों किया? सबसे बड़े मुजरिम तो यही है। आपने कानून को ठेंगा दिखा दिया,
कि हम नहीं मानते आपको। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? जो कानून को ठेंगा दिखाकर देश में हिंसा फैलाए, उससे बड़ा मुजरिम तो कोई हो ही नहीं सकता कानून का और देश का। उससे बड़ा जुर्म हुआ ना कुछ ही देर के बाद वो लोग जो सड़कों पर उतरे, जिन्होंने 30 पुलिस वालों को जख्मी किया, जिसमें 3 डीसीपी लेवल के ऑफिसर थे। ये किसके कहने पर बाहर आए? सवाल तो ये, क्योंकि वीएचपी और विश्व बजरंग दल, हिंदू परिषद के कहने पर, क्योंकि उन जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तब तक तो कोई हिंसा नहीं हो रही थी। विश्व हिंदू परिषद के कहने पर हुआ। बाहर से लड़के बुलाए गए, नागपुर के लड़के नहीं थे इसमें। जिन लोगों को पकड़ा गया है, ये तो आप देखिए पुलिस का होता ही है। जहां भी फसाद होता है वहां मुसलमानों को फंसाया जाता है। मुसलमान होते नहीं है, जानबूझ के मुसलमानों को फंसाया जाता है। आप भी ये जानते हैं इतना आसान नहीं है किसी को फंसाना। हर तरफ आजकल सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन आप सीसीटीवी पकड़ में आ जाते हैं। विशाल भाई हमारे न्याय प्रणाली को आप अच्छी तरह जानते हैं। जब किसी भी मुसलमान बच्चे को आतंकवाद के नाम पे पकड़ा जाता है तो उसको बेगुनाह साबित होने के लिए 15 साल, 20 साल, 30 साल लग जाते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, जब एक बार किसी मुसलमान बच्चे को आपने पकड़ लिया किसी भी झगड़े के नाम पर, किसी भी गलती के नाम पर, तो उसको बेगुनाह साबित होने में सालों लग जाते हैं। उसकी जिंदगी चली जाती है, उसकी जवानी खत्म हो जाती है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, काम करने की रफ्तार उसकी स्लो है। लेकिन कोई आदमी अगर सीसीटीवी में नजर आता है पत्थर मारते हुए, हिंसा करते हुए, पुलिस वालों को जख्मी करते हुए, तो उससे सवाल तो पूछा जाएगा ना कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप पत्थर क्यों मार रहे हो, यहाँ पर आपके हाथ में हथियार क्यों हैं, ये तो पूछा जाएगा। मेरे भाई, ये सवाल तो हमें एजेंसियों से पूछना चाहिए कि वो 2-3 ट्रॉलियां पत्थर वहां कैसे आ गए, लोगों के पास हथियार कैसे थे, जब सीसीटीवी तोड़े गए तो उस वक्त लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों चिन्हित नहीं किया गया। ये सवाल तो एजेंसियों से करना चाहिए। हमारे देश की एजेंसी तो बहुत सक्षम है। जिस एजेंसी को ये पता चल जाता है कि महीने के बाद में फला जगह पर बम ब्लास्ट होने वाला है, फला नेता के ऊपर हमला होने वाला है, उसको ये नहीं पता चला कि नागपुर में सारे औजार इकट्ठे हो गए, सारे हथियार इकट्ठे हो गए, इतने पत्थर आ गए, पता नहीं चला उनको। किसको बेवकूफ बना रहे? बिल्कुल वैसा ही है जैसे संभल में हुआ, वैसे ही नागपुर में हुआ। पुलिस प्रशासन का फेलियर वहां भी नजर आता है और यहाँ भी नजर आता है। जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। पता होना चाहिए था कि पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, पता होना चाहिए था कि हथियार इकट्ठे हो रहे हैं, पता होना चाहिए था कि भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप किए जा रहे हैं, इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो लोग ये कर रहे हैं उनकी निंदा, उनकी आलोचना कोई नहीं कर रहा। जिसका मैंने आपसे नाम लिया अभी, फहीम खान, आपने नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि लोकल आदमी नहीं है। आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि अगर दूध की रखवाली बिल्ली हो जाए तो दूध बचता नहीं है। संभल में जो कुछ हुआ किसने किया? प्रशासन ने किया। 3 लोगों की जान ले ली प्रशासन ने, पुलिस की गोली से मारे गए वो मुसलमान बच्चे। सब उनकी आंखों देखी हुआ, जानबूझकर उन्होंने कराया है। आप बता रहे हैं कि सेम पैटर्न पे वहां हुआ, तो वहां भी प्रशासन की कमी है। प्रशासन ने जानबूझ के कराया। आप पूछो उनसे, जब आपने अनुमति नहीं दी और आंदोलन किया गया तो आपने लाठियां क्यों नहीं बरसाई उनके ऊपर? आपने आंसू गैस के गोले क्यों नहीं दागे उन पर? आपने पानी से बौछार क्यों नहीं की उन पर? इसका मतलब आपकी मिली भगत है ना। आप अगर अनुमति के बगैर किसी को आंदोलन की इजाजत देते हो तो इसका मतलब आपकी मिली भगत है। अगर यही आंदोलन मुसलमान करते तो क्या उनके ऊपर आंसू गैस के गोले नहीं चलते? क्या उनके ऊपर लाठियां नहीं चलती? क्या उनको आतंकवादी नहीं कहा जाता? बिल्कुल कहा जाता। लेकिन आपने विश्व हिंदू परिषद को छूट दे दी कि करो आप बिना अनुमति के भी। तो इसमें गलती किसकी है? सारा कुछ तो शासन प्रशासन की आंखों में हो रहा है और इससे तो यही अंदाजा हो रहा है कि जानबूझकर करवाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि विपक्ष भी कुछ हद तक इस जाल में फंस जाता है? वैसे तो विपक्ष के सारे नेता दिन भर कहते रहते हैं कि महंगाई पर बात नहीं करते, रोजगार पर बात नहीं करते, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात नहीं करते। लेकिन जब औरंगजेब जैसे मुद्दे आते हैं तो शुरुआत भी अबू आजमी से की जाती है और इस चीज को बढ़ावा देने में विपक्ष के नेता ही आगे आते रहते हैं, बार बार बयानबाजी करते रहते हैं। वैसे वो सारा दिन कहेंगे कि सरकार से महंगाई पर जवाब मांगेंगे, लेकिन अक्सर वो उलझ जाते हैं औरंगजेब जैसी चीजों में। क्यों नहीं वो खुलकर कहते हैं कि हमारे चर्चा का मुद्दा औरंगजेब नहीं है, हम कितना भी आप मजबूर कर लीजिए, हम औरंगजेब पर बात नहीं करेंगे, ये हमारे मुद्दे हैं, हम उसी पर रहेंगे, हम तो महंगाई पर ही घेरेंगे, हम नहीं बात करेंगे औरंगजेब। देखिए विशाल भाई,
विशाल भाई, मैं तो अबू आसिम आजमी को नपुंसक कहता हूं। इसलिए कहता हूं कि आपने अगर औरंगजेब के लिए बात कर ली तो कौन सा संविधान के खिलाफ बात कर ली थी आपने, जो आपने माफी मांगी है? माफी क्यों मांगी है आपने? मैं कह रहा हूं औरंगजेब अच्छा आदमी था, मुझसे कोई माफी मंगवा के दिखाए। मैं हिस्ट्री की किताबें बता सकता हूँ, कौन कौन की। बीएन पांडे को पढ़ लीजिए, रोमिला थापर को पढ़ लीजिए, जयदेव नाथ सरकार को पढ़ लीजिए। मैं महाराष्ट्र 10 में हिस्ट्रीकारों के नाम बता सकता हूँ। साजिद रशीदी साहब, आपको महाराष्ट्र में वोट नहीं मांगना, उन्हें मानखुर्द की विधानसभा में जाकर वोट मांगना है। और महाराष्ट्र के लोगों का सेंटिमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। वो मराठा अस्मिता के प्रतीक हैं, और कोई भी ऐसा नेता जो वहां चुनाव लड़ना चाहता है वो मराठा अस्मिता को ठेस पहुंचाकर तो चुनाव नहीं जीत सकता, क्योंकि वो राजनेता है, इसलिए जो वो आदमी, सुनिए सुनिए, जो आदमी मराठों को अपने लालच में मार दे, वो मराठा का प्रतीक कैसे हो सकता है भाई? मुझे बताएं आप। नहीं, ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि अबू आजमी को ये बात पता है शिवाजी ना। महाराज ने, सुनिए सुनिए सुनिए, आप इतिहास से शिवाजी ने, निकालेंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के सामने इस बात को रखना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, तो उसके बाद चुनाव जीत कर दिखाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी रुकिएगा, 1 सेकंड दीजिए मुझे। देखिए, बेजापुर में वहां के उस वक्त के बादशाह ने मराठे खानदान को एक इलाका दिया था कि भाई ये इलाका आपके नाम का है। जावली इलाका था वो। शिवाजी महाराज ने जब उनका वर्चस्व बढ़ने लगा, और ये मराठा था खानदान पूरा, शिवाजी महाराज ने इस पूरे खानदान को तहस-नहस कर दिया। तो मराठों के लिए शिवाजी महाराज कैसे प्रतीक हो सकते हैं? जो मराठों को ही मारता हो, जिसने मराठों को मारा हो, वो प्रतीक कैसे हो सकता है? ये सियासत है, ये सियासत है मेरे भाई। साजिद रशीदी साहब, आप अपनी जगह जो किताब पढ़ रहे हैं वो ठीक हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जिसे मानखुर्द में चुनाव लड़ना है और वोट लेना है, वो महाराष्ट्र की जनता के सामने ऐसी 50 किताबें भी लाकर पढ़ देगा, तब भी उसके लिए दिक्कतें ही आने वाली है। राजनेताओं के सामने, ये बात आपने सही बोली है, सामने दिक्कतें अलग किस्म की, ये तो आप भी जानते। एक मिसाल सुनते आए हैं बहुत दिनों से। एक आदमी ने कहा कि जो आदमी 2-2-4 साबित कर देगा, मैं सब कुछ हार जाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा कि बेवकूफ, 2-2 तो 4 ही होते हैं, सब कुछ कैसे हार जाएगा तू? उसने कहा बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तू है। बोला कैसे? कि मैं मानूंगा ही नहीं 2-2 4 होते हैं, मैं तो कहूंगा 5 होते हैं। तो आज की जो सियासत है, जो नफरती चिंटू लोग हैं, जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, उनके सामने आप हिस्ट्री की सारी किताबें उंडेल दीजिए, वो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं गलत है। औरंगजेब ने अपनी पूरी जिंदगी में, मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कह सकता हूं, पूरी जिंदगी में 4 से 5 मंदिर तोड़े हैं, 2-3 मस्जिदें भी तोड़ी हैं साथ में। गोलकुंडा के राजा ने बहुत सारा 2 नंबर का माल इकट्ठा कर लिया था और बादशाह से छुपाकर उसको नीचे जमीन में दबाया और उसके ऊपर एक आलीशान मस्जिद तामीर करा दी। औरंगजेब के मुखबिरों ने जब बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो औरंगजेब ने उस मस्जिद को भी तोड़वाया और वो माल वहां से निकलवाया, गरीबों में तकसीम कराया। औरंगजेब ने एक पंडित की बेटी को बचाने के लिए, उसकी असमत के लिए, अपने ही एक जनरल को 4 हाथियों से बंधवाकर उसके चिथड़े उड़वा दिए। ऐसे आदमी को, जिसने 100 मंदिरों को जागीरें दी हो, औरंगजेब ने 100 मंदिरों को जागीरें दी, 100 मंदिरों को बर्तने दिए, 100 मंदिरों के पुजारियों को पैसा दिया। आप ऐसे आदमी को सियासत का खिलौना बनाना चाहते हो, उसके नाम पर जो है हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना चाहते हो। आप जानते हो कि ये सब कुछ है और फिर भी आप नफरत कर रहे हो। मेरा प्रश्न कुछ और था। आपने तो टीपू सुल्तान के ऊपर भी नफरत की है, आपने तो टीपू सुल्तान के ऊपर भी नफरत की है। साजिद रशीदी साहब, क्या विपक्ष बार बार ट्रैप में फंस जाता है? वो जानता है कि ये कमजोर पिच है उनकी, यहाँ पर आकर अगर बैटिंग करेंगे जीत नहीं पाएंगे। देखिए बात सुनिए, जाता है और हार करा। बात यहाँ पक्ष विपक्ष की नहीं है, मुसलमान भी तो मजबूर है। मुसलमान अपनी जबान से अगर कोई बात निकाल दे तो वो आतंकवादी हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है। मेरे ऊपर 50 से 52 केस हैं टीवी में बयान देने की वजह से, 5-6 केसों में मैं जमानत पर हूं। सवाल ये है कि अगर मुसलमान सच बोलता है तो उस पर केस हो जाते हैं। और ये हिंदू नफरती चिंटू
विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग, इन्होंने सैकड़ों मुसलमानों को गाय के नाम पर मार दिया। गाय का धंधा खुद करते हैं नहीं, और मुसलमान को पकड़ के मार देते हैं। उस पर केस हो जाते हैं, वो इसी वजह से हो जाते हैं। आपको प्रमाण देने पड़ेंगे ना अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो। प्रमाण है, सब कुछ प्रमाण है, सब कुछ प्रमाण है। अगर आप कहते तो मैं लेकर बैठता, मैं विदाउट प्रमाण बात नहीं करता। 700 मुसलमानों की 700 मुसलमानों की मोबिलाइजेशन हुई गाय के नाम पर। और ये वो गाय है जो मेरे यहाँ तो माता है और नॉर्थ इंडिया में खाई जाती है, सारे हिंदू खा रहे हैं, वहां माता नहीं है। पता नहीं क्यों माता नहीं है, यहाँ माता है सिर्फ। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं भाई आप? कौन से हिंदूवादी हैं आप? कौन से सनातन को मानते हैं आप? मेरा प्रश्न जिस सनातन में बाकायदा बलि दी जाती है मंदिरों में, कामाख्या जैसा मंदिर जो इतना बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहां बलि दी जा रही है, और बकरीद में मेरे लिए बात करते हो आपके बकरीद में बकरे नहीं कटने चाहिए, और वहां आप शौक से बलि दे रहे हो बकरे की। ठीक है, मेरा आखिरी प्रश्न ये था कि धर्म को मान रहे हो भाई? कर रहे हैं, क्या ये राजनीति यहाँ पर अंत होगी? आपको लगता है कि जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है और बयानबाजी इसमें जुड़ती चली जा रही है, ये अभी लंबी चलने वाली है? देखिए, राजनीति जो है आज के वक्त में राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब होता था लोगों की सेवा करना। अब सेवा भाव तो रहा नहीं है, अब तो राजनीति एक जुआ है। आदमी पैसा लगाता है और जायज नाजायज तरीके से लोगों को मारकर, लोगों का हक खाकर पैसा कमाता है। तो ये सुधार होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें। जब तक लोग इसको सेवा भाव में नहीं लेंगे राजनीति को, जब तक इसमें सुधार होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। औरंगजेब जैसे मुद्दे से शुरू हुई बयानबाजी हिंसा तक पहुंच जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन बहुत दुखद है कि 30 पुलिस वाले इसमें जख्मी हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम ये हिंसा और बयानबाजी का दौर यहीं पर रुक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने।